आज के इस वीडियो में जो है हम देखेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के पूरा जो है टोटल हम जो एक्ट के जितने भी सेक्शंस हैं उनको जो इम्पोर्टेंट है उनको हम देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि कौन सा जो सेक्शन यानी कि धारा आपके प्री के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और कौन सा मेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। तो सबसे पहले एक चीज़ हमको जानना ज़रूरी है कि इस पूरे एक्ट में टोटल जो चैप्टर हैं यानी कि कितने चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे, तो टोटल चैप्टर कितने 8 हैं। ठीक है, और टोटल सेक्शन की बात करते हैं तो 137 सेक्शन है और ये जो है समवर्ती सूची का भाग है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है कि कॉन्करेंट लिस्ट में है। इस पे राज्य के साथ साथ जो है केंद्र भी इस पे कानून बना सकती है। अधिनियम संख्या आपसे पूछा जाता है, अधिनियम संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, तो ये इतना चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। इसके प्रभाव जो है भविष्यलक्षी है। ठीक है, पास कब हुआ था? 17 फरवरी 1882 को। ठीक है, 17 फरवरी 1882 में ये पास हुआ था। लागू जो है 1 जुलाई 1882 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। टोटल चैप्टर 8 हैं, धारा कितनी 137 हैं, अधिनियम संख्या 4 है, समवर्ती सूची का भाग ये, प्रभाव इसका भविष्यलक्षी होता है और पास हुआ था 17/2/1882 यानी कि 17 फरवरी 1882 को। लागू जो है 1 जुलाई 1882 में हुआ था। अब हम बताते हैं ओवरव्यू की कौन कौन से सेक्शन है कि यहाँ पे जो 137 जो सेक्शन है 8 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें चैप्टर 3 सेल की बात करता है, चैप्टर 4 मॉर्टगेज यानी कि बंधक की बात करता है, चैप्टर 5 लीज यानी कि पट्टा की बात करता है, चैप्टर 6 एक्सचेंज यानी कि विनिमय की बात करता है, चैप्टर 7 गिफ्ट जिसको दान बोलते हो ये बात करता है, जो है चैप्टर 8 एक्शनेबल क्लेम जो कि बात करता है अनुयोज्य दावा से संबंधित। ये चीज़ें तो अभी हम आगे और भी डिस्कस करेंगे सारे चैप्टर के बारे में, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन यहाँ चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। देखिए और भी पूछे जाते हैं, नियम वगैरह हैं उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो लॉर्ड रिपन के समय एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किनके समय जो है ये पास हुआ था ये एक्ट जो है, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि लॉर्ड रिपन के शासन में, यानी कि उस टाइम लॉर्ड रिपन जो है गवर्नर हुआ करते थे। उस समय जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 जो है लागू हुआ था, बनाया गया था। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो प्रारंभिक आप सबको पता होगा कि स्टार्टिंग में प्रारंभिक है चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, जिसमें चैप्टर 3 और 4 आपके लिए जो है प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। निर्वचन खंड यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आई थिंक जो है मैं साथ ही साथ जो है डिस्कस कर लूँगा या अलग वीडियोस बना करके जो है डिस्कस कर लूँगा कि प्री और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सीधे सीधे हम बात करते हैं, वहाँ पे चले आते हैं सेक्शन से। ठीक है, तो सेक्शन से हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा सेपरेट किया हुआ है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का प्रारंभिक और यानी कि इसको टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड किया मेनली। सबसे पहले तो ये याद रखना कि जो है चैप्टर फर्स्ट जो बात करता है जिसमें धारा कितने 1 से 4 तक है। चैप्टर सेकंड 5 से लेकर के 53A तक है। इसमें जो है सामान्य सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल की बात करता है। ठीक है, कहाँ से 5 से लेकर के 53A तक चैप्टर 2 में। ठीक है, और सीधे यहाँ पे चला जाए तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसकी विभिन्न रीतियों के बारे में बात करता है। ठीक है, संपत्ति से संबंधित विभिन्न जो रीतियां हैं, कि रीतियां का मतलब होता है कैसे मैनर है उसके, मतलब किस हिसाब से ट्रांसफर किया जाएगा। तो विक्रय है जिसे सेल कहते हैं, उसकी जो धारा है 54 से लेकर 57 तक चैप्टर 3 में रखा गया है। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही इसको डिस्कस कर लिया कि ये वाले इससे थोड़े लंबे हैं, तो इसको बाकी यहाँ से तो आप दोनों ही समझ गए कि ये वाले में प्रारंभिक है, ये वाला जो है सिद्धांत के बारे में बात करता है। ठीक है, बंधक, पट्टा, विनिमय, दान, अनुयोज्य दावा, तो टोटल 6 प्रकार के अंतरण है। कितने प्रकार के अंतरण होते हैं? ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कितने प्रकार के अंतरण दिया गया है, तो टोटल 6 टाइप के जो है इसमें अंतरण की बात करता है। और हर चीज़ एकदम आपको याद रहना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक है। अगर हम बात करते हैं तो विक्रय, बंधक और पट्टा, इन तीनों में अचल संपत्तियों का जो है अंतरण होता है। विनिमय, दान में जो है चल अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों का जो है अंतरण होता है। वहीं एक्शनेबल क्लेम जिसे अनुयोज्य दावा बोलते हैं, उसमें मात्र चल संपत्ति का अंतरण होता है। ठीक है, चैप्टर 2 को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें चल और अचल संपत्तियों से संबंधित जो मूल सिद्धांत हैं
ठीक है, वो 5 से लेके 37 तक बताए गए हैं। और केवल अचल संपत्ति के संबंधित जो सिद्धांत हैं वो 38 से लेकर के 53 तक बताया गया है। तो सिद्धांत से आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के आप देखें तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके, एक एक सेक्शन, और वहाँ से एक एक चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो याद रखना, ये जो यहाँ पे जो हमारा 1882 का कानून है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून है। और हमारे जो भारतीय संविधान है उसका एक अनुच्छेद है आर्टिकल 372, वो मान्यता प्रदान करता है कि उनके द्वारा बनाया गया कानून जो है अब तक लागू है। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, जैसे भारतीय स्वतंत्र, ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं, एविडेंस है ले लो या कॉन्ट्रैक्ट ले लो, ठीक है, ये सारे चीज़ें। तो ये कहा गया कि इसको कौन कौन सा आर्टिकल जो है मान्यता प्रदान करता है, तो आर्टिकल 372 जो है इसको मान्यता प्रदान करता है। वहीं अगर बात करें स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है आर्टिकल 395 को लेकर के संविधान में सभा द्वारा इसे निश्चित कर दिया गया, यानी कि जो पुराने कानून है उनको जो है अनुच्छेद 395 के तहत जो है इसको निश्चित कर दिया गया। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया कि टोटल चैप्टर 8 हैं और सेक्शन 137 है, ये सारे चीज़ हमने बता दिया था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दें कि ये संपत्ति अंतरण अधिनियम किस लिए बना है, तो ये भी याद रखना कि ये जो है भारतीय जो संविदा अधिनियम है उसकी पूर्ति के लिए, यानी कि पहले ये उसी का पार्ट हुआ करता था, ये सोच लो कि उससे अलग किया गया। और इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो सबसे बड़ा अध्याय जो चैप्टर 2 है, जो सेक्शन 5 से लेकर के 53A के बारे में बात करता है, जो केवल और केवल जो है अचल संपत्ति के सिद्धांतों के बारे में जो है वर्णन करता है। आई थिंक ये आज का वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, चाहे किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है आप से पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि ये जो है कुछ यहाँ पे बातें, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेक्शन फर्स्ट में ये वाला जो प्रारंभिक है, यहाँ से केवल और केवल क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाते हैं, बेसिक कि चैप्टर कितने हैं, सेक्शन कितने हैं, ये सारे चीज़ आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सबसे व्यापक संशोधन आपसे पूछ सकता है, सबसे बड़ा संशोधन जो है ये 1929 में हुआ था। न्याय, साम्य तथा शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है, ये नेचुरल जस्टिस का रूल है। ठीक है, तो सबसे व्यापक संशोधन जो है 1921 में हुआ था, 29 में हुआ था। ठीक है, याद रखना। चैप्टर सेक्शन 2 हमको उतना ध्यान नहीं देना है, सेविंग क्लॉज है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे हम आ जाते हैं, हमारा निर्वचन खंड से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो निर्वचन खंड अच्छे से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो निर्वचन खंड में स्थावर संपत्ति के बारे में बात करता है, खड़ा कास्ट, उगती फसलें, घास, ये सब नहीं आती हैं। यानी कि यहाँ पे एक बार और पूछा है, कैसी परिभाषा दी गई, नकारात्मक परिभाषा दी गई है। संपत्ति शब्द टीपीए में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, ये भी समझ लीजिएगा। मार्शल वर्सेस ग्रीन से संबंधित यहाँ पे वाद है। ठीक है, याद रखना। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 3, ठीक है, ये भी याद रखना। सॉरी, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की धारा 325 एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट की 1908 की धारा 26 के अनुसार अचल संपत्ति के अंदर ये पूछा है, ये एक बार कि क्या क्या आएंगे, तो भूमि से होने वाले लाभ और जो भी संलग्न वस्तुएं वो सारी चीज़ें आती हैं। ये आपको पूरा लिस्ट याद कर लेना है कि कौन सी जो है संपत्ति अचल नहीं है, क्योंकि पूछा गया है कई बार एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो यहाँ पे रॉयल्टी, कॉपीराइट, पूजा करने, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, पूजा करने का अधिकार, तो ये अचल संपत्ति नहीं है। ठीक है, ये सारा आपको ये वाला सेक्शन देख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये अवसीयती जो लिखत है से अभिप्रेत है, वसीयत विलेख शामिल नहीं है, मतलब अवसीयत विलेख में जो है ये चीज़ शामिल नहीं है। जो अनुप्रमाण की बात है, 2 या 2 से अधिक साक्ष्यों के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, ये याद रखना। लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अवैध स्वीकृति, या ये सारा चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी था ये यहीं पे था। ठीक है, उसके बाद हमको ये चीज़ देखना है यहाँ पे, और कहाँ से पूछा जाता है, अनुयोज्य दावे से क्वेश्चन पूछता है, जो सेक्शन 3 में ही बताया गया है। ठीक है, इसमें अधिकतर क्वेश्चन बना है कि कौन अनुयोज्य दावे हैं, कौन से नहीं, तो ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से देखना है, ये वाला कि अनुयोज्य दावे का उदाहरण, ये पूरा याद कर लेना है। और ये जो है कौन से नहीं है। ठीक है, कॉपीराइट, क्षतिपूर्ति का अधिकार, अंतकालीन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मुस्लिम पत्नी का बकाया मेहर या अप्रतिभूति ऋण किस में आता है, तो ये जो है अनुयोज्य दावे का उदाहरण है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद इधर कुछ नहीं करना है। ठीक है, सीधे से हम आ जाते हैं इधर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछा है, सूचना कहाँ पर बताया गया, तो इसी जो है धारा 3 में ही बताया गया है। वास्तविक सूचना होता है और प्रलक्षित सूचना होता है।
तो हमने देखा कि यहाँ पे दो प्रकार की सूचना है, वास्तविक सूचना और प्रलक्षित सूचना। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है हैबिट वर्सेस लुजमोर के बाद में आणविक सूचना का तात्पर्य ऐसे निश्चित व शक्तिशाली सूचना को माना गया है जिसे विखंडित नहीं किया जा सकता। तो ये बस ऐसे देख लेना है कि किसमें सूचना जो है परिभाषित किया गया है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 में। तो यहाँ से चैप्टर 1 से लगभग इतने ही क्वेश्चन थे। चैप्टर 2 जो है आपसे बात करता है जंगम और यानी कि जो है मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज हैं उनके कुछ नियम्स दिए गए हैं, यानी कि उनसे संबंधित जो सिद्धांत है उनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे पक्षकारों के कार्य और संपत्ति अंतरण के विषय में, यानी कि ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बाई ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो इस चीज को हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले ये जंगम और स्थावर संपत्ति का अंतरण जो है 5 से लेकर 37 सेक्शन तक दिया हुआ है। इसमें क्या चीज पूछा हुआ है, सबसे चैप्टर जो सेक्शन 5 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि संपत्ति अंतरण, संपत्ति के अंतरण की परिभाषा कहाँ है, तो 5 में है। और संपत्ति का अंतरण करना ये भी जो है इसी में परिभाषित किया गया है। तो दोनों चीज है। और टीपीए की ये माना जाता है कि केंद्र बिंदु भी है। ठीक है, यानी कि जिस्ट माना जाता है, याद रखना। जो स्वयं वर्ड है 1921 में जो है इसमें जोड़ा गया था, 29 में जोड़ा गया था। आइए, ठीक है, और इसमें इसकी धारा 5 की जो अपवाद है वो धारा 13, 14 और 16 है। ठीक है, ये भी याद रखना। इससे एक सिद्धांत जो पूछा जाता है इंटरवाइवस का सिद्धांत। ठीक है, इंटरवाइवस का सिद्धांत पूछा जाता है, क्योंकि जो ये बोलता है सीधे सीधे सेक्शन 5 बोलता है कि जो संपत्ति का अंतरण होता है केवल जीवित व्यक्तियों के मध्य होता है। ठीक है, जीवित व्यक्ति के अंतर आते हैं कंपनी, संगम, व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं हो। तो बिल्कुल याद रखना, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरवाइवस का प्रिंसिपल। अगर हैसियत से भिन्न हो तो कोई भी व्यक्ति स्वयं की संपत्ति स्वयं को अंतरित कर सकता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि क्या कोई स्वयं की व्यक्ति जो है कुछ खुद को अपनी खुद की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, ये बस उसमें उसकी जो स्टेटस है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, एक बार आईपीसी में आप यहाँ लिंक कर सकते हैं, क्या खुद की खुद कोई व्यक्ति खुद की चोरी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, तो वहाँ भी इंटरव्यू का भी ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये सारी चीज़ें नहीं देखना है, यहाँ से बस ये नियम आपसे पूछेगा। ठीक है, अब हम बात आते हैं धारा 6 के बारे में बात करते हैं। तो धारा 6 में ये, अच्छा, इसमें पूछ सकता है कि किस संपत्ति का संव्यवहार का ये अंतरण नहीं, तो ये आपको देख लेना है ऐसे ही करके। ठीक है, अब आते हैं ये वाला सेक्शन 6 देखते हैं, क्या अंतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या अंतरित किया जा सकता है इसमें पूरा बताया। इसमें दोनों प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन जो है सीपीसी का सेक्शन 60 से के साथ पढ़ेंगे। और इसमें कौन सा सिद्धांत समाहित है? स्पेस सक्सेशन, जैसे उत्तराधिकारी होने की संभावना के बारे में बात करता है। ठीक है, याद रखना, मतलब ये पूरी बात बताते हैं चैप्टर की किसी संपत्ति का अंतरण होगा तो जो है किसका नहीं होगा, दोनों का होगा, या जो भी चीज़ होगा। यहाँ पे इसका 6 का अगर एक्सेप्शन हम देखें तो 43 जो है ये अपवाद है। ठीक है, इसमें टोटल जो है अगर यहाँ से पढ़ेंगे टोटल 10 प्रकार के जो संपत्तियों के बारे में बताया गया जिसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना, किसी जैसे कोई लोक पद है उसका अंतरण नहीं हो सकता है, कि भरण पोषण का जो अधिकार है, ठीक है, उससे जो प्रतिभूति वगैरह है उसका अंतरण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा आप पढ़ना है। ठीक है, आपको, या जो वृत्तिकाएं हैं सरकार, सैनिक, नौसैनिक, ये सबसे जो पेंशन वगैरह मिलता है, तो या जो राजनेता है उनको पेंशन जो मिलता है उसका अंतरण नहीं किया जा सकता। तो ये आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, याद रखना। इससे संबंधित वाद है जुमा मस्जिद वर्सेस कुर्मियान का वाद है। इसमें सेक्शन 6A और 43 सेक्शन 43 के बीच अंतर बताया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये सब आपको पढ़ लेना है। सेक्शन 7 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 7 जो है संपत्ति अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन होंगे ये बात बताता है। और इसका अपवाद है धारा 3, 5 धारा 35, 41 तथा 43 के बारे में। ठीक है, अपवाद है। एक सिद्धांत इससे बात करता है निमो डेट नॉन को हैबिट के बारे में। कोई व्यक्ति अपने से उत्तम स्वत्व का अंतरण नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि कोई सक्षम होगा तभी तो कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये सिद्धांत भी आपको यहाँ से याद रखना है। अंतरण का बस ये याद रखना है, अंतरण का प्रभाव किस सेक्शन में? 8 में है। ठीक है, मौखिक अंतरण किसमें? सेक्शन 9 में है। ठीक है, उसके बाद जो है सेक्शन 10 में जो है अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्तें,
ठीक है, याद रखना ये यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि अगर दो शर्तें एक जो है एक मान लो कि कोई जो है संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है, उसमें एक जो है कंडीशन लगाया जा रहा है, सोचो एक अवैध है यानी आंशिक शर्त है, एक पूर्ण शर्त है, तो कह रहा है कि जो वैलिड क्या होगा यहाँ पे, जो उसकी शर्त होंगी, ठीक है, आंशिक शर्त क्या होगी, वैध होगी, ठीक है, और जो जो शर्त मेन लगेगा वो शून्य होगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं पूरा सेक्शन। अन्य संक्रामण अवरुद्ध होने वाली शर्तें, जहाँ की संपत्ति इसी शर्त या मर्यादा के अधीन अंतरित की जाती हैं, अंतरित की उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति में अपने हित को अलग करने, वर्णित करने, अत्यांतिका अवरुद्ध करती हैं। यानी कि सोचो, ऐसे सोच लो, सीधी सीधी बात है कि अगर कोई जो है कोई संपत्ति अंतरण किया जा रहा है, ठीक है, और उस पर कोई शर्त लगाया जा रहा है, तो जो शर्त होगा वो शून्य होगा। सीधी सीधी बात है, जो शर्त होगा क्या होगा, शून्य होगा। और आंशिक शर्त लगाया जाएगा तो क्या होगा, वैध होगा। ऊपर देखो एक छूट गया है, 100 रुपये से अधिक मूल्य की, 100 रुपये से अधिक मूल्य की अगर अचल संपत्ति रहेगी तो उसका विक्रय जो है, ठीक है, उसका विक्रय किया जाएगा। ठीक है, 100 रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति का विक्रय धारा 54 में दिया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी करवाना है होता है वो हम पढ़ाएंगे उसमें, विक्रय वगैरह में। ठीक है, कम की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराना रहता है। ठीक है, इसमें रोशर वर्सेस रोशर का वाद है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे थोड़ा सा सेक्शन 11 देख लेते हैं। श्रेष्ठ हित के निरुद्ध और निर्बंधन के बारे में ये बात कर रहे हैं। पूर्ण हित का इसमें ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं। यहाँ पे जो है टल्क वर्सेस मोकले का एक वाद, मोक्से का एक वाद है, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे आता है सेक्शन 13 से आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। अजात व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया अंतरण। ठीक है, ये सेक्शन 20 का जो है पूरक धारा है, सेक्शन 5 का अपवाद है, ये भी याद रखना है। वीटी वर्सेस माइकल का केस इसमें पूछा जाएगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम जो है इसी में बताया गया है। ठीक है, अब हम बात आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ भी शाश्वतता के विरुद्ध नियम, रूल ऑफ परपेचुटी किस में दिया हुआ है, ये आपसे पूछा जाता है सेक्शन 14 में। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे सेक्शन से पूछा जाएगा। सेक्शन 15 बात करता है उस वर्ग का अंतरण जिसमें कुछ व्यक्ति धारा 13 और 14 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि इसमें लिंक वर्सेस रॉबिन्सन का केस केवल पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा 16 में अंतरण की किसी पूर्विक हित की निष्फलता का प्रभावी होना, 13 और 14 की एक पूरक धारा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना। ठीक है, 17 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, संचयन का निर्देश। ठीक है, थुलसन वेल से वेडमोर का वुडफोर्ड का केस है, ये अंतरण की तारीख 18 वर्ष की कालावधि से ये लिया जाएगा, ये आप देख लेना, संचयन का निर्देश। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा जाता है। ठीक है, 18 में आपसे पूछा जाएगा लोक के फायदे के लिए जो है फायदे के लिए शाश्वतता अंतरण। ठीक है, लोक हित के लिए शाश्वत अंतरण किया जा सकता है, ये इसको 14 के साथ पढ़ना है, परपेचुटी, रूल ऑफ परपेचुटी के साथ ही पढ़ना है। और ये सेक्शन 14, 16 और 17 का अपवाद है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित हित की बात कर रहा है। ठीक है, और ये भी आपको समझना है कि कैसे है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि अंतरण योग्य नहीं होता है, आप निहित हित को वेस्टेड को जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 20 की बात करता है तो ये आज़ाद व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण कब निहित होगा अर्जित, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे 21 पूछा गया है यहाँ पे कि 21 में क्या बात करता है, तो ये समाश्रित हित की बात करता है, ये अंतरण योग्य नहीं है, ये भी उत्तराधिकार योग्य नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना है। बाकी 22 इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है हम आपको सेक्शन यहाँ पे बताते चल रहे हैं। 25 यहाँ पे आपको समझना है सशर्त अंतरण, कंडीशनल ट्रांसफर। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये कहीं भी परिभाषित नहीं है, ये सारा चीज़। अंतरण की बात करते हैं तो अंतरण क्या होता है, वो अगर शर्त है तो ये क्या होगा, शून्य होगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 26 पूर्वभावित शर्त की पूर्ति। ठीक है, निकटता का सिद्धांत बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यथा सामीप्य का सिद्धांत के सेक्शन में 26 में है। सार्थ पालन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, सीधे सीधे जो है सिद्धांत से आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे आता है, ये छोड़ देना हमको, ये 28 आप सिद्धांत एक पर अंतरण का निर्दिष्ट पालन का सिद्धांत या घटना के घटित होने या न होने की शर्त के सिद्धांत, ये 28 में पूछा गया एक बार क्वेश्चन है उत्तराखंड में। 29 जो है उत्तर भावे शर्त की पूर्ति, जिसे बोलते हैं अक्षरशः पालन का सिद्धांत या हित के विफल होने का सिद्धांत, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, सिद्धांत ही केवल ये पूछता है यहाँ से, तो फिर हमको अंदर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं उतना ज़्यादा। 35 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन कब आवश्यक है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन 35।
रिडविट सेक्शन 7 के साथ पढ़ना है। मोस्ट इसमें जो आपसे बात पूछा है, यानी ये जो सिद्धांत प्रतिवादी किया गया था निर्वाचन से संबंधित, वो कूपर वर्सेस कूपर में जस्टिस हैथरवी के द्वारा जो है ये बताया गया था। इसका आधार था पब्लिक पॉलिसी। इस संबंधित और भी कुछ वाद हैं, जैसे मनी वर्सेस मनी, टैगोर वर्सेस टैगोर, ठीक है, और रंगामा वर्सेस अटचामा का वाद इसमें पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपसे याद कर लेना, ठीक है। बाकी सब इधर इंपॉर्टेंट है। सीधे 36 पे आ जाते हैं। 36 में हकदार व्यक्ति के हित के परेशान पर कालिक संध्यायों का प्रभाजन, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ पीरियोडिकली पेमेंट ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड, समय के आधार पर प्रभाजन या विभाजन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, यहाँ पे समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पे 36 में समय के आधार पर है और 37 में जो है संपदा के आधार पर है, ये भी याद रखना विभाजन। बाकी इधर इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, तो सीधे हम आ जाते हैं यहाँ पे 41 पे, ठीक है। 41 दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर के बारे में बात करता है। ये एक मैगजीम है जो इससे रिलेटेड है। कौन सा है? नीमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, यानी कि एक व्यक्ति से अच्छा स्वत्व दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता है, ये याद रखना। ये कहाँ कहाँ समाहित है? 41 के साथ 43 भी पढ़ना है, ये सिद्धांत वहाँ भी है। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ जो है फोल्डिंग आउट या फैलाव का सिद्धांत भी कहते हैं। किस में ये बताया गया था? तो एक राम कुमार कुंदू वर्सेस मैगविन का वाद था, उसमें ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। और इससे संबंधित केस है शरद चंद डे वर्सेस गोपाल चंद लाहा, याद रख लेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ बात किया है। बेनामी संवार अधिनियम 1988 2000 लागू किया गया था, ये सब हमको करना नहीं है, बस ये याद रख लेंगे। अपवाद कौन सा है? अवयस्क द्वारा चल संपत्ति नीलामी द्वारा विक्रय, ये सब जो उसके अति अपवाद हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे 43। ऑलरेडी ये भी बताता है कि एक व्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व किसी दूसरे को अंतरण नहीं कर सकता है। नेमो डिट नॉन को हैबिट का ये प्रिंसिपल यहाँ पे है। फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, विबंधन द्वारा अनुदान की पूर्ति या परिपोषण का सिद्धांत, ठीक है। हार्वर्ड वर्सेस मार्शल में ये वो प्रतिवादित किया गया था, ये भी याद रखना। या स्टॉपेल बाय डीड का ये सिद्धांत भी कह सकते हैं। इससे संबंधित वाद है राजपक्षे वर्सेस फर्नांडे, मदनप्पा वर्सेस चंद्रमा का ये वाद है, ठीक है। धारा 44 के बारे में बात करते हैं। एक सहस्वामी द्वारा अंतरण है, इसे प्रत्याशन या प्रतिस्थापन द्वारा सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, ये भी याद रखना, ठीक है। 46 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 47 भी नहीं है। 48 पे आ जाते हैं। अंतरण द्वारा सृष्ट अधिकारों की पूर्विकता, ठीक है, ये याद रखना। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी यानी कि पूर्विकता का सिद्धांत, ठीक है, ये याद रखना। जो समय की दृष्टि प्रथम होगा, विधि भी उसका प्रथम स्थान होगा, ये भी याद रखना, ठीक है। क्यू प्रायर एस्ट टेम्पोरे पीटर एस जूरे, ठीक है, जो समय से पहले वो अधिक से अधिक अच्छा है, ये सिद्धांत यहाँ पे है, ठीक है। सामान्य भाषा में बोलते पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत है, ठीक है, ये भी याद रखना। 51 में त्रुटि युक्त हकों के अधीन सद्भाव पूर्वक धारकों द्वारा की गई अभिवृद्धियां, संपत्ति की अभिवृद्धि संबंधी सिद्धांत है। ये बोलता है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना होगा, ये सिद्धांत 51 में है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 52 लिस्पेंडेंस की बात करते हैं, वाद लंबन के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है, याद रखना। इसका जो इंपॉर्टेंट केस है विशन सिंह वर्सेस खजाना सिंह का केस है, ये भी याद रखना है, ठीक है। लंबित वाद का सिद्धांत भी उसी में प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे केस है? जस्टिस टर्नर बेलामी वर्सेस सबाइन का वाद है, वाद लंबन का सिद्धांत इसी में प्रतिपादित किया गया था। फयाज हुसैन खां वर्सेस प्राग्नयान का केस है, ठीक है, ये भी याद रखना। 53 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कपटपूर्ण अंतरण, जिसके बोलते हैं फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर की बात करता है, ठीक है। 53 इंपॉर्टेंट है भागिक पालन, जिसे बोलते हैं पार्ट परफॉर्मेंस, प्रतिस्थापित धारा, ये दो ही प्रतिस्थापित धारा थी, एक तो आपका जो है 106 और 53A 1929 में इसको प्रतिस्थापित किया गया था। मोहम्मद मूसा बस अघोर गांगुली का केस इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं। और आरिफ वर्सेस जादूनाथ, पीर बख्श वर्सेस सरदार मोहम्मद, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सर्वप्रथम इंग्लैंड में इस भागिक पालन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था मेडिसन वर्सेस एडर्सन के बाद में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये कोटेशन आपको बिल्कुल रट लेना है। भागिक पालन का सिद्धांत तो ढाल की तरह कार्य करता है, एक बार पूछा गया है, न कि तलवार की तरह। देखो ये जो भी जो है थॉरी स्टडी करके मेहनत करके सारी चीज़ें जो कलेक्ट करके आपको दिया जा रहा है, ताकि मेहनत न करनी पड़े। ये सारा जो है ऑलरेडी सर्च आउट करके प्रीवियस ईयर के और सारी चीज़ मिला करके क्वेश्चन ये किया गया है। तो यदि थोड़ा बहुत जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
ठीक है, ताकि फिर ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो और भी एक्ट्स का लेके आए। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 में स्थावर संपत्ति के विक्रय के विषय में से संबंधित जो है ये वाद की बात करता है, ठीक है। विक्रय की परिभाषा 54 में दिया गया है, ठीक है। विक्रय में 100 रुपए से अधिक मूल्य की स्थावर संपत्ति की दशा में रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है, ये भी याद रखना। इसमें पूर्ण हित का ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूर्ण हित का ट्रांसफर होता है, यानी कि पोजीशन भी जाता है, स्वामित्व भी जाता है, ठीक है, ये याद रखना। केवल अचल संपत्तियों के बारे में ये लागू है, ये भी याद रखना है। विक्रय स्वामित्व का अंतरण कीमत के बदले होता है, अगर कीमत ना रहे तो फिर वो दान बदल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दूसरी बात, विक्रय जो सेक्शन 54, अगर यहाँ पे हम देखें सेक्शन 54 में क्या, विक्रय के करार, विक्रय के ढंग, ये दोनों बात करता है। विक्रय के ढंग भी बात करता है, यानी कि कैसे किया जाता है ये ढंग बताएगा, ठीक है, ये भी याद रखना। और यानी कि पूछेगा 54 विक्रय की बात करता है कि विक्रय के ढंग की बात करते हैं कि दोनों, तो दोनों मारना है तुमको ऑप्शन में, ठीक है। और दूसरी बात, अवयस्क जो क्रेता है, ठीक है, वो केवल क्रेता, यानी कि एक माइनर जो है एक अवयस्क क्रेता हो सकता है, विक्रेता नहीं हो सकता है। दिवालिया जो होगा न तो क्रेता होगा न तो विक्रेता होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट केसेस याद रखना, चानन कोर वर्सेस परवार सिंह, जीराम दिल्ली एडवोकेट, ये सब याद कर लेना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सही सब लीडिंग केसेस से पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझो, ऐसा विक्रय जो करार जो पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित न हो, लिखित करार की परिभाषा में नहीं आता है, ऐसे मामले में पक्षकारों के आशय को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य दी जा सकती है। ये श्याम नारायण वर्सेस राम सिंह के केस में कहा गया था। 55 में आते क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व के बारे में है, तो याद रखना। 50 अलग से पूछा गया, 55 क्लास 1 विक्रेता का कर्तव्य के बारे में बात करता है, ठीक है। वहीं 54 क्लास 4 विक्रेता के अधिकार की बात करता है। 55 का क्लास 6 क्रेता के अधिकार की बात करता है, और 5 जो है क्रेता के कर्तव्य की बात करता है। ये सारा चीज मिलान करने के लिए पूछा रहा है मैच द फॉलोइंग में। 56 की बात करते हैं, पासी क्रेता का क्रमबंधन का सिद्धांत, मार्शलिंग ऑफ सब्सिक्वेंट परचेजर की बात करता है, ठीक है। इसको हमको 81 सेक्शन से पढ़ना है साथ में। एल्ड्रिज वर्सेस कूपर का वाद इसी से संबंधित है, इसमें सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, क्रमबंधन का सिद्धांत जस्टिस एल्डन ने किया था, ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 57 में विलंगम और मुक्त विक्रय के लिए न्यायालय के द्वारा उपबंध, याद रखना। प्रॉपर्टी का ड्यू अमाउंट अगर रह जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे दायित्व कैसे होता है, उसको कोर्ट ऑर्डर कैसे पास कराता है, उसके बारे में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो है ये इतना देख लेना, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं ये मेंशन है कि न्यायालय से क्या कौन कौन न्यायालय के अंदर आता है, ठीक है। चैप्टर 4 की बात करते हैं, स्थावर संपत्ति के बंधकों और भारों से संबंध में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ 58 में पूछा गया है कई बार कि कितने चीज़ों को डिफाइन किया गया है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 परिभाषा दी गई, बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन, बंधक विलेख, और क्रम से याद करना क्योंकि एक बार क्रम से भी पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। यानी 5 शब्दों को परिभाषित किया गया है। बंधक संपत्ति की कहीं भी किसी इस पूरे चैप्टर में, मतलब पूरे बुक में, उसमें एक्ट में परिभाषा नहीं दिया गया है। टोटल कितने प्रकार के जो है ये बंधक की बात करता है, टोटल 6 प्रकार के बंधक की बात करता है, उल्लेख किया जाता है, याद रखना। और इसमें से सादा बंधक, उसके बाद जो है भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, विलक्षण बंधक। इसमें जो दिया गया है यहाँ जो है हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक को सामयिक बंधक कहा जाता है, यानी कि जो हक, ये इसी बंधक को सामयिक बंधक कहा जाता है, ये भी याद रखना। यानी कि सामयिक बंधक जो है कई बार पूछा गया कि किस हिसाब से, तो इसमें देखो सामयिक बंधक कहा नहीं गया, लेकिन उसका जो है ऐसे नाम लिखा गया है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है तुमको। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में बंधकदार जब्ती का अधिकार रहता है, ये भी याद रखना। इस वाले बंधक में बंधकदार का जो है फॉर फीचर का जो है यानी कि जब्ती का अधिकार रहता है, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये तो सारा हो गया, ठीक है। रेजडरी मॉर्गेज अवशेषी बंधक विलक्षण बंधकों को कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो है जो हक विलेखों का निक्षेप द्वारा बंधक को लिखित में होना आवश्यक नहीं होता है, सामयिक बंधक जिसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन सादा बंधक वगैरह में अनिवार्य होता है। बंधककर्ता और अधिकार और दायित्व 60 में मोचन और बंधककर्ता का अधिकार दिया हुआ है, ये भी याद रखना। पृथक पृथकृत्या का साथ साथ मोचन करने का अधिकार, जिसे समीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ जो है कंसिडरे कंसोलिडेशन, ठीक है, ये सेक्शन 61 में है। 2 इम्पोर्टेंट नहीं है, 3 भी नहीं है उतना, ठीक है। और सीधे सेक्शन 67 में आते हैं, पूर्वबंध का विक्रय का अधिकार, ये भी याद रखना, सेक्शन 67 है, ये बंधकदार का अधिकार है, ठीक है, उसको इधर इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, ठीक है। 69A में रिसीवर की नियुक्ति, ये भी आप देख लेना, पूछा गया एक बार, इधर और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है।
अब सीधे हम लोग आ जाते हैं अभिधाय का संदाय, एक बार पूछा गया है, बंधक और ऋण की बाबत अभिधाय 82 में ये सिद्धांत पूछा गया है। उसके बाद आते हैं 92 प्रत्याशन, ठीक है, ये भी याद रखना। अब सीधे ये क्वेश्चन पूछा गया, भार किस में परिभाषित है, तो 100 में, बस इतना ही पूछा, भार किस में परिभाषित है। न्यायोचित सूचना जो 103 में दिया गया है, बस इतना ही पूछा है। अब आते हैं स्थावर संपत्ति के पट्टों के विषय में, तो इससे संबंधित उपभोग का अधिकार का अंतरण इसमें होता है, आंशिक हित का अंतरण होता है, स्वामित्व और कब्जे का बिलगाव का सिद्धांत इसमें है, यानी कि स्वामित्व इसमें मात्र और मात्र क्या होता है, कब्जे का अंतरण किया जाता है, स्वामित्व का नहीं। परिभाषा 105 में दिया गया है। पट्टाकर्ता, पट्टेदार, प्रीमियम, भाटक की परिभाषा इसमें दिया गया है, ठीक है। 5 शब्दों को परिभाषित किया गया है इसमें, ठीक है, एक पट्टा और 4 यहाँ पे, तो ये भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 106 में आते हैं, लिखित संविदा स्थानीय प्रथा के अभाव में कुछ पट्टों का कालावधि, तो याद रखना ये अगर कृषि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि के विनिर्माण के लिए अगर कोई संपत्ति उसका अंतरण है तो वर्षानुवर्षीय पट्टा किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई है तो उसको उसका जो पट्टा 15 दिन के लिए है। यूपी के खास के लिए जो इस तरह का पट्टा होगा वो 30 दिन का समय लगता है, ये भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 107 में पट्टे कैसे किए जाते हैं ये ढंग बता रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रीकृत लिखत वगैरह होना चाहिए, कब्जे का परिधान सहित मौखिक करार द्वारा किए जा सकते हैं, ठीक है। काली मथु राजन सुरेश कुमार गुप्ता वर्सेस काली मथु राजन का केस है यहाँ पे, ये भी याद रखना, ठीक है। 108 में पट्टाकर्ता और पट्टेदार का अधिकार और कर्तव्य दिया हुआ है। 55 ये ऑलरेडी इसे लिंक कर लेना, अधिकार और कर्तव्य क्रेता और विक्रेता का है 55 में, और 120 में विनिमय के पक्षकारों के अधिकार और कर्तव्य की बात है। इधर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सारा चीज़ें। 109 में पट्टाकर्ता के अंतरीति का अधिकार दिया हुआ है। 111 पट्टे का परेशान है, टोटल 8 तरीके के परेशान दिए हुए हैं, यही पूछा है। 111 जी में संपहरण के द्वारा पट्टा, ये पूछा गया कई बार। संपहरण का अधित्यजन 112 में दिया हुआ है, ये भी पूछा है। 116 अतिधारण का प्रवाह, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसे अतिधारण का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं विनिमय के बारे में, जो 118 से स्टार्ट है, ठीक है, और 118 से कहाँ तक दिया हुआ है, सीधे ज़्यादा नहीं, 123 सॉरी 118 के बाद जो है 121 तक दिया हुआ है, 4 ही सेक्शन है इसमें। 118 विनिमय की परिभाषा चल अचल दोनों में लागू होता है, पूर्ण हित का ट्रांसफर होता है, याद रखना। उसके बाद इसमें विनिमय की प्राप्त चीज़ वंचित किए पक्षकार का अधिकार, ये देख लेना बस। 120 में पक्षकार के अधिकार और दायित्व तो इसमें है। मोस्ट इंपॉर्टेंट धन का विनिमय, धन का विनिमय जैसे चेंज तुम लेने जाते हो, 1000 का चेंज ले लिया तो एक तरह का विनिमय ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं दान के विषय में, 122 में दान की परिभाषा दिया है, दान, हिबा, उपहार, जो भेंट वगैरह कहते हैं, ये याद रखना। 122 से लेके 129 में ये बताया गया है, ठीक है, ये भी याद रखना। इसमें ये सब पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। एलकर्ड वर्सेस स्किनर का इसमें केस याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये वर्तमान और भावी संपत्ति का दान जो है 124 में। 125 में अगर मान लो कि ऐसे कई व्यक्तियों को दान दिया कि जिसमें से एक प्रतिग्रहित नहीं करता है, तो जो प्रतिग्रहित नहीं करेगा उसका शून्य हो जाएगा दान, और कुछ नहीं इसमें। 126 में दान जो है प्रतिसंग्रहित कैसे होगा ये बात कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 127 दुर्बंधार की बात करें, इसको ऑनरस गिफ्ट कहते हैं, ठीक है। और 128 सर्वस्व दाता के बारे में बात करिए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 129 मरणासन जो दान है मुस्लिम विधि में, वो दान नहीं, वो वसीयत होगा। आपको पता होगा कि वसीयत 1/3 ही हो सकता है, तो ये दान की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। अब आते हैं सीधे 130 में अनुयोज्य दावा चैप्टर 8, जो 130 लेके 137 तक है, चाहे वो प्रतिबल सहित और रहित दोनों हो सकता है। अनुयोज्य चीज को धारा 3 में परिभाषित किया गया है, कार्रवाई योग्य होता है, लिखित और हस्ताक्षरित होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। अपवाद ये सब पढ़ लेना कहाँ है। सूचना 131 के लिखित और हस्ताक्षरित होना चाहिए, ठीक है। 132 में सिद्धांत है, साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, ये भी याद रखना। 133 में ऋण के शोधन क्षमता की वारंटी। 134 में बंधक ऋण पढ़ना है आपको। 136 में न्यायालय सशक्त अफिसरों की समर्थता। 137 में पारका में लिखितों की व्यावृत्ति। तो ये लगभग जो है हम केवल जो पढ़ना है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट है वो सेक्शन हमने पढ़ा, वो बताया है कि हाँ ये सिद्धांत, ये चीज़ें आपको पढ़ना है। प्री के लिए एकदम रामबाण है, ठीक है, जितना मैं बताया उतना पढ़ लो, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है एक अधिनियम लेकर के और इम्पोर्टेंट सेक्शन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि कौन सा एक्ट से रिलेटेड हम बनाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।